जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि फ्योल कौन है और उसने मैनेजमेंट में क्या रोल किया है, उसने मैनेजमेंट को क्या दिया है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि फ्योल जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने 1841 में जिसका जन्म हुआ और 1860 में जिन्होंने एक कंपनी में, कोयल कंपनी थी जिसमें उन्होंने एज ए एम्प्लॉई उसमें काम करना शुरू किया। 1918 में जब उन्होंने वहाँ से उस कंपनी को छोड़ा तो कंपनी एक अच्छी खासी पोजीशन पे आ चुकी थी। इस तरीके से हमने फ्यूल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और हमने ये देखा था कि फ्यूल के जो योगदान थे, फ्यूल के जो कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में, उसके हिसाब से जो उन्होंने उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट का मतलब कि सामान्य प्रबंध का जनक भी उनको उपाधि उनको दी गई है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हिंदी में बोलेंगे सामान्य प्रबंध का जनक। ठीक है, इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है हमारे पास, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 6 सेक्टर में अलग अलग डिवाइड किया है। उन्होंने कहा है कि जो काम है उसको 6 सेक्टर्स में अलग अलग डिवाइड किया जाए। टेक्निकल डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेफ्टी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। टेक्नीशियन मतलब तकनीकी, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, फाइनेंस मतलब वित्तीय सहायता, वित्तीय मतलब डिपार्टमेंट, सेफ्टी मतलब सुरक्षा डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधकीय डिपार्टमेंट में उन्होंने अलग अलग इस पार्ट को, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया है। फ्योल ने मैनेजमेंट के बारे में कहा है कि जो प्रिंसिपल्स बनाए जाएं वो बहुत ज़्यादा कठोर नियम ना बनाए जाएं, वो बहुत रिगिड ना हो कि जिसको एक बार बना दिया जाए तो उसको हम हटा नहीं सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा प्रिंसिपल इस तरीके के होने चाहिए कि यदि हमें एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लगे या हमें मतलब रिक्वायरमेंट लगे कि हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें। और दूसरी उन्होंने खास बात कही थी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनेंगे वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, वो थोड़े छोटे होने चाहिए, जिससे हर व्यक्ति, हर जो भी वहाँ पर काम कर रहा है या जिसके मतलब जो भी इससे इफेक्ट हो रहा है उसको वो प्रिंसिपल समझ आए। तो उन्होंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं। कितने प्रिंसिपल बनाए हैं? 14 प्रिंसिपल बनाए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कार्य का विभाजित करो। इसने कहा है कि जो भी मैनेजमेंट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके अंदर जो वर्क है वो अलग अलग पार्ट में होना चाहिए। जैसे यदि हम कटिंग का काम कर रहे हैं तो हमारा डिपार्टमेंट यदि कटिंग का है तो हम सारा काम कटिंग से रिलेटेड करें। ये नहीं कटिंग भी हम कर रहे हैं, टेलरिंग का भी हम कर रहे हैं, सिलाई का भी हम ही कर रहे हैं, पैकिंग भी हम ही कर रहे हैं, सेलिंग भी हम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि सारा काम यदि हम एक जगह करेंगे तो हमें उतना स्पेशलाइजेशंस नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे और जो कंपनी का गोल है प्रॉफिट लेना वो नहीं कर पाएगी उतने अच्छे से जितना उसको करना चाहिए। इसीलिए फ्योल ने कहा कि काम को छोटा छोटा पार्ट अलग अलग डिवाइड कर दो और उसको अलग अलग व्यक्तियों को बांट दो। यदि हम काम को विभाजित कर देंगे, काम को हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग व्यक्तियों में, तो जो उनका जो स्किल है वो डेवलप होगा। हर एक व्यक्ति का जो अपना स्किल होता है बार बार यदि हम एक काम को करेंगे तो उससे जो उसका स्किल है वो बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई एक व्यक्ति बैंक में है, ठीक है, और वो कैश गिनने का काम कर रहा है, वो कैश भी उसी को गिनना है, ठीक है, कैश लेना भी उसी को है, चेकबुक पे एंट्री भी उसी को करनी है, अच्छा पेपर वर्क का काम भी सारा उसी को करना है, तो वो क्या होगा, एक भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। इसकी बजाय यदि सिर्फ वो कैश गिनने का काम कर रहा है, बार बार कैश गिन रहा है, बार बार कैश गिनने का काम कर रहा है, तो उसमें उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितना काम वो पहले 1 घंटे में करता था वो उतना ही काम 40 मिनट 50 मिनट में कर पाएगा और वो और अच्छे से कर पाएगा। तो डिवीज़न ऑफ काम करने से, डिवीज़न काम करने से, काम को डिवाइड करने से छोटे छोटे पार्ट्स में हमें स्पेशलाइजेशन के जो वो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, इससे काम ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। नुकसान बस इसका डिवाइड करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कंपनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चे का लोड आता है या हमें ज़्यादा एम्प्लॉय रखने का लोड आता है वो बढ़ जाता है बस। बाकी इसमें यदि हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो काम के स्पेशलाइजेशन होने की वजह से, व्यक्ति के स्पेशलाइज्ड होने की वजह से, बार बार करने की वजह से वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है और उसकी जो एफिशिएंसी है
वो बढ़ जाती है। क्लियर। अगला पार्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं कर्तव्य। इसके हिसाब से फ्योल ने कहा कि जो किसी भी व्यक्ति को जब काम दिया जाए, तो यदि हम किसी को कर्तव्य दे रहे हैं, किसी को कोई काम दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी उसे दी जाए। यदि हम खाली उसे काम दे देंगे कि तुम्हें ये काम इस तरीके से करना है, उसे उत्तरदायित्व दे देंगे काम करने के लिए, उत्तरदायित्व लिखो यहाँ पर, उत्तरदायित्व। यदि हम खाली उत्तरदायित्व दे देंगे उस काम को करने के लिए कि भाई ये काम तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें तुम्हारी मतलब इस तरीके से काम पूरा करना है, ये सब काम कर देंगे, मगर उसे अथॉरिटी नहीं देंगे उस काम को पूरा कराने के लिए, तो वो काम पूरे होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि हम किसी को उत्तरदायित्व दें तो अधिकार भी उसी प्रपोर्शन में दें। प्रपोर्शन का मतलब है कि ये ना हो उत्तरदायित्व आपने थोड़ा सा दिया और अधिकार आपने बहुत ज़्यादा दे दिए। उसी प्रपोर्शन में जितनी उस कर्तव्य के लिए, जितने उत्तरदायित्व के लिए हमें अधिकारों की ज़रूरत है, उसी प्रपोर्शन में हम उसे अधिकार दें, उससे ज़्यादा उसे अधिकार नहीं दें। उन दोनों के अंदर तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिकार उतना दायित्व, जितना दायित्व उतना अधिकार। यदि हम इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसे कहा, किसी पर्सन को कहा, सेल्समैन ने, कि आपको 100 शर्ट्स बनानी है, 5 दिन में आपको ये 100 शर्ट का ऑर्डर पूरा करना है। अब यदि वो उसको खाली ये ऑर्डर दे दिया कि 5 दिन में पूरा करना है और उसे माल लेने के लिए या कपड़ा लेने के लिए या रॉ मटेरियल लेने के लिए परमिशन नहीं दी गई है, तो वो अपना काम पूरा नहीं करेगा। उसे अथॉरिटी नहीं मिली ना कपड़ा लेने के लिए, यदि उसे अथॉरिटी नहीं मिली तो वो काम भी नहीं पूरा कर पाएगा। तो ये फ्योल के अकॉर्डिंग प्रबंधकों को किसी भी काम को देते टाइम अपने ऑर्डिनेट्स को काम देते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस रेशो में हम उसे उत्तरदायित्व दे रहे हैं उसी रेशो में उसे अधिकार भी दिए जाएं, तभी वो अपने जो गोल्स हैं उसे वो पूरा कर पाएंगे और उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। दूसरी, यदि हम उत्तरदायित्व देकर, अधिकार देकर भूल जाते हैं, उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकारों का भी तालमेल बनाना है और देखना भी है, देख रेख भी करनी है, खाली दे के नहीं छोड़ना है। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। ये तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि बिना अनुशासन के कोई भी सेक्टर हो वो कामयाब नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कोई भी हो। यदि वहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं कराया जाएगा तो वहाँ पर जो कार्य होंगे, जो वर्क होगा, उसके अंदर आपस में तालमेल नहीं रहेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल पूरे करने हैं तो उसे अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो वर्कर हो, सबऑर्डिनेट हो, कोई भी हो, उन सभी को काम करने के लिए डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी एम्प्लॉय ने कहा कि अपने सीनियर को कहा कि मेरी सैलरी बढ़ा, मतलब मैं यदि एक्स्ट्रा काम करूँ तो मुझे बढ़ी हुई सैलरी दी जाए, तो उन्होंने ओके कर दिया। तो अब उन्होंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि यदि मैं फालतू काम करूँगा, मेरी सैलरी बढ़ा दो। उन्होंने बढ़ा दी उसकी सैलरी, मगर वो अब एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसने डिसिप्लिन तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति डिसिप्लिन में हो। क्लियर। यदि हमारा डिसिप्लिन में वर्क होगा तो हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉई है, उनके बीच में जो क्या कह सकते हो आप, कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। उनके रिलेशंस जो होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। इसके अकॉर्डिंग जितने भी अपने सबऑर्डिनेट्स हों उसको केवल और केवल एक सीनियर से, एक सुपीरियर से एक टाइम में केवल एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए, एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल A1, हमारा कोई
सुपीरियर है, ठीक है, उसके नीचे 2 एम्प्लॉई हैं, A1 और A2। B हमारा सेकंड सुपीरियर है, उसके नीचे भी हमारे B1 और B2 हमारे 2 सुपीरियर हैं। अब B1 A2 को भी कमांड कर रहा है और A1 इसको भी कमांड कर रहा है, A1 इसको भी कमांड कर रहा है, A1 इसको भी कमांड कर रहा है। तो B1 हो गया या A2 हो गया, ये काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इनको यही नहीं पता चलेगा कि हम इसका काम पहले पूरा करें या इसका पूरा करें पहले, तो यूनिटी नहीं हुई ना। तो यदि इसको खाली इससे ऑर्डर मिलेंगे तो ये इसको रिप्लाई कर पाएगा ढंग से। ये इससे भी A1 A2 से पूछ सकता है कि आपने काम पूरा क्यों नहीं किया, मगर इस केस में जब 2 दो हो गए तो वो ना तो A को जवाब दे पाएगा और ना ही वो B को जवाब दे पाएगा और ना ही ये समझ पाएगा कि किसका प्रायोरिटी से काम पूरा करे, कि A का करे पहले या B का पूरा करे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को केवल और केवल ऑर्डर एक सुपीरियर से मिलना चाहिए एक टाइम में, तभी एम्प्लॉय जो होता है आंसरेबल होता है, एम्प्लॉय सुपीरियर के प्रति आंसरेबल होता है और वो उसको बता पाएगा कि मेरा ये वर्क इस तरीके से पूरा हुआ या इस तरीके से पूरा या नहीं हुआ, या मेरे को किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, किस चीज़ की कठिनाई मुझे हो रही है। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान for a group of activities। एक हेड, एक प्लान, एक तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब कहने का मतलब है यदि किसी कंपनी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक कंपनी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एक एक्टिविटीज़ को, एक तरह की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डालकर एक हेड और एक प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं कि सारे काम इसी कंपनी एक ही एक्टिविटीज़ के अंदर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो इसके अंदर टीवी भी बनते होंगे, फ्रिज भी, मोबाइल भी और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें बनती होंगी। तो यदि हम एक ही यूनिट के अंदर तीनों चीज़ें बनवाएंगे तो हमारी परफेक्शन नहीं आएगी। हम टीवी का डिपार्टमेंट अलग रखें, फ्रिज का डिपार्टमेंट अलग रखें, मोबाइल का डिपार्टमेंट अलग रखेंगे, तो उसे कहेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि आपका एक तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए एक प्लान और एक हेड बना। क्लियर? आपको एक जैसे उद्देश्य वाली समूह को एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना के साथ पूरा करना चाहिए। ठीक है, यदि हमारी, इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर जितने भी वर्कर्स होंगे वो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में तालमेल बनेगा। हम रिजल्ट देख पाएंगे कि इसकी सेल अच्छी हो पा रही है या इसकी सेल अच्छी हो पा रही है या इसकी सेल अच्छी हो पा रही है, किसकी सेल अच्छी हो पा रही है। यदि हम सबको मिक्स कर देंगे, एक ही जगह पे सबको सारे काम करेंगे, तो हमें किसी के बारे में भी डिसीजन लेने में आसानी नहीं होगी, हम किसी के बारे में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यदि हम एक तरह की ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट में कर देंगे, एक तरीके की ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को एक जगह पर काम रहकर करेंगे, तो उससे हमारे जो गोल्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे होंगे। अब है, हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखने में सेम लगते हैं, मगर इन दोनों में डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन मैनेजर। यूनिटी ऑफ कमांड में एक एम्प्लॉय को ऑर्डर केवल और केवल एक मैनेजर से मिलेंगे, एक सुपीरियर से मिलेंगे यहाँ पर। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मतलब है कि ऑल एक्टिविटीज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, ऐसी सभी क्रियाएं जिसके सेम उद्देश्य हैं, शुड बी कंप्लीटेड, पूरी होनी चाहिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ वन पर्सन, एक ही पर्सन के सुपरविजन में वो कंप्लीट होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन, और उस सब के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनना चाहिए। यहाँ पर एक तरीके की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाला गया और यहाँ पर एक व्यक्ति को एक मैनेजर से ऑर्डर मिलेगा। दूसरा, इसमें एक पर्सन की एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैशियर का,
तो जब कैशियर बार बार कैश गिनेगा तो कैशियर की एफिशिएंसी बढ़ेगी यहाँ पर। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे अब यदि मैंने बताया मोबाइल का यदि हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है उसको पूरा, यहाँ पर एक पर्सन को बेनिफिट हो रहा है। थर्ड है यहाँ पर एम्प्लॉई और मैनेजर, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ध्यान देना, यहाँ पर एम्प्लॉई और मैनेजर में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारा सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो कर्मचारी होते हैं या जो भी अधीनस्थ होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए। जैसे किसी की सैलरी है, उसको सैलरी मिलनी चाहिए, वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी। पर्सनल उसकी इंटेंशन को पूरा करना चाहिए, मगर जहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उसके इंटरेस्ट से पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा उसको महत्व देना चाहिए। मतलब दोनों को चाहिए, मगर पहले इसको बाद में इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक मैनेजर है, ठीक है, उसका बेटा, उसका जो सन है रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है, मैनेजर का बेटा रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल का काम करते हुए मैनेजर को वो रॉ मटेरियल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजर को वो रॉ मटेरियल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसे वो बाहर से मटेरियल सपोज करो 50 रुपये मीटर मिल रहा है बाहर से, और उसका बेटा उसी मटेरियल को 60 रुपये में दे रहा है, तो वो अब या वो उसे 50-55 में दे रहा है, किसी में भी दे रहा है, वो अपने बेटे को प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी का लॉस कर रहा है मैनेजर, कि उसके बेटे को प्रॉफिट होगा इसीलिए वो रॉ मटेरियल का ऑर्डर अपने बेटे को दे देता है, ना कि बाहर थर्ड पर्सन को देता है। इसने मैनेजर ने अपना प्रॉफिट देखा, इंडिविजुअल प्रॉफिट देखा, जबकि इसने कंपनी का प्रॉफिट नहीं देखा। इसका जनरल इंटरेस्ट था कंपनी को प्रॉफिट कराना, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉई है। तो यहाँ पर इस बात को फ्यूल ने कहा है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखकर हमें जनरल इंटरेस्ट को देखना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अपना जनरल इंटरेस्ट देखना ही नहीं, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। जब कंपनी का गोल पूरा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेती हूँ उसके लिए, किसी व्यक्ति की मैनेजर की सैलरी कंपनी ने कुछ टाइम के लिए कम कर दी, क्योंकि कंपनी को भारी लॉसेस हो रहे थे, तो उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कुछ टाइम के लिए कम कर दी। तो मैनेजर को उस टाइम पर कंपनी की हेल्प करते हुए कंपनी को उठाने के काम करने चाहिए। यदि कंपनी उठ जाएगी तो जो उसका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी अप कर जाएगा। क्लियर? अगला टॉपिक है रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब है, रेम्युनरेशन का मतलब है उनका वेतन। यहाँ पर फ्यूल के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को उनके मतलब जितनी कैपेसिटी है, मतलब जिस हिसाब से उनका काम का वर्कलोड है, जितना उनके हिसाब से काम है, उनके हिसाब से उनको वेतन देना चाहिए। क्लियर? उनके जो उनका फेयर रेम्युनरेशन हो, फेयर, वो उनको मिलना चाहिए। क्लियर? यदि हम उनको उनके काम के अकॉर्डिंग फेयर रेम्युनरेशन देंगे तो वो मिलने वाली पेमेंट से संतुष्ट रहेंगे और अपना काम दिल लगाकर करेंगे, जिससे कंपनी के गोल पूरे होंगे। यदि वो फेयर रेम्युनरेशन नहीं देंगे, उनकी रेम्युनरेशन जितना बनता है उसको उस हिसाब से नहीं देंगे, तो वो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे कंपनी के गोल्स पर पड़ेगा और हमारे कंपनी के गोल्स पूरे नहीं होने देंगे वो। ठीक है? और इससे जो कार्य का स्वरूप है, कार्य की जो प्रोडक्शन है, वो भी हमारी रुक जाएगी। क्लियर? तो यदि हमें फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में
कर्मचारियों की मेहनत की वजह से, एम्प्लॉयज़ की मेहनत की वजह से, उनकी वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कंपनी को उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बोनस के रूप में एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। यदि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वो बोनस देती है, वो बोनस देगी, तो उनका जो मनोबल है, उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, बूस्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से वो काम करने में दिलचस्पी दिखाएंगे और उसका सीधा सीधा बेनिफिट हमारी कंपनी को मिलेगा। क्लियर? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ केवल 14 में से 14 प्रिंसिपल थे, जिसमें से मैंने 7 प्रिंसिपल इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ आए होंगे। बाकी प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।